हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है जिसमें मैंने पढ़ा दिया है कि पॉपुलेशन में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उसको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो भी ये पिरामिड्स दिए हैं इसको भी डिफाइन किया है और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी बताया किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, क्या क्या जो पैरामीटर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एरिया की बढ़ सकती है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विथ अ टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, कि जब कोई पॉपुलेशन ग्रो करता है तो क्या वो टाइम के साथ कोई स्पेसिफिक या प्रेडिक्टेबल पैटर्न शो करता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है। वी हैव बीन कंसर्न अबाउट द अनब्राइडल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई इट इन आवर कंट्री एंड इट इज रिफर्ड देयर फॉर द natural for us be curious if different animal population in the nature behaves the same way or so some restraint on the growth, ठीक है। हम थोड़ा कंसर्न देते हैं कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन उसमें क्या ग्रोथ हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हमारे कंट्री में जो भी प्रॉब्लम हो रही है ह्यूमन के पॉपुलेशन में ग्रोथ करने में, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं और हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल की जो पॉपुलेशन है जो नेचर में प्रेजेंट है वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। परहैप्स वी हैव लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम द नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया है जो ग्रोथ मॉडल का पार्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, किस तरीके से पॉपुलेशन बहुत तेज रफ्तार में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स की पॉपुलेशन की क्या हो रही है, ग्रोथ बहुत तेज रफ्तार में हो रही है। तो इसमें पढ़ते हैं रिसोर्स फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली इसेंशियल फॉर द अनइम्पेयर्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। किसी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए उसको स्पेस चाहिए, ठीक, उसके साथ उसको जो रिसोर्सेज में खाना चाहिए, तभी जाके एक पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। खाने के लिए खाना, रहने के लिए मकान, इसीलिए वो रिप्रोडक्शन करेंगे और उनकी आगे की स्पीसीज क्या होंगी, बढ़ती ही जाएंगी, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। आइडियली व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू realize fully its initiate potential to grow in number as Darwin observed while the growing his theory of natural selection, ठीक है। डार्विन का ये कहना है कि अगर रिसोर्सेस किसी हैबिटेट में अनलिमिटेड हो, मीन्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेस पूरा अनलिमिटेड है, तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी स्पीसीज क्या करेगा, अपना एकदम बोल सकते हैं कि हाई रिप्रोडक्शन रेट शो करेगा। इसी को बोलते हैं कि डार्विन के द्वारा आर, ठीक है, इस उनका कहना है यही कि वो स्पीसीज वहाँ पे सरवाइव करेगी जिसके अंदर एडाप्टेशन है। मीन्स अगर कोई चीज़ एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट वो भी अपने अंदर एडॉप्ट कर ले ताकि उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करे। उसके अलावा अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो वो जो स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। मीन्स कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन, ठीक है। तब जाके जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, कब ग्रोथ होगी, जब अनलिमिटेड क्या हो, रिसोर्सेस हो, स्पेस हो, चाहे फूड हो, अनलिमिटेड हो, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी ना उसी को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं या फिर ज्योमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। If a population size n, the birth rate, not total number but per capita birth are represented by B and the death rate again per capita death rate as D, then the increase or decrease in the n, means n का मतलब है population size या population density during a unit time interval T, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो पॉपुलेशन साइज है या पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है एन से, कैपिटल एन से। इसके अलावा जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट का मतलब है कि कितने पर कैपिटा बर्थ हो रहे हैं पर ईयर या टाइम किसी ड्यूरेशन में, तो इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया गया है। कितने डेथ रेट हो रहे हैं उसको स्मॉल डी से किया गया है। तो जो पॉपुलेशन की साइज है, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, कितने टाइम इंटरवल में बढ़ रही है या घट रही है, उसको हम लोग देखेंगे किसी टी टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है dn/dt की पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज है कब, टाइम इंटरवल टी पे। b-d, b का मतलब है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। हम b-d को लिख सकते हैं स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल r क्या है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन में b माइनस डी की जगह हम स्मॉल r रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन। dn बाई डी टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी हम टाइम इंटरवल t पे देख रहे हैं या टाइम पीरियड t पे देख रहे हैं, ठीक है। r क्या है, r को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। इसको r को निकालने के लिए b माइनस डी, b का मतलब जितना बर्थ रेट हो रहा उसमें से हम डेथ रेट को माइनस कर देंगे, और n क्या है, हम जानते हैं कि पॉपुलेशन साइज है या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब आगे चलते हैं। द आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। आर क्या है इक्वेशन में, ये क्या है, इसको नाम क्या दिया गया, इसको बोला गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। कि नेचुरली कोई पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा, मीन्स कि जितना बर्थ हो रहा है उसमें से हम डेथ रेट माइनस कर देंगे तो हमको आर की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। किसी पॉपुलेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम क्या जान सकते हैं कि किस तरीके से ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर एक पॉपुलेशन की ग्रोथ पे किस तरीके का इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। ए बायोटिक का मतलब हो सकता है कि रिसोर्सेज में प्रॉब्लम हो जाए, बायोटिक का मतलब कि स्पीसीज के बीच में क्या हो जाए, कॉम्पिटिशन हो जाए, तो ये सब क्या है, हम बोल सकते हैं इसकी वजह से भी ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ पे या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, अब हम आर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली आर है क्या, जो हम b माइनस डी कर रहे हैं मीन्स बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर रहे हैं, तो आर बताना क्या चाहता है। अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें मीन्स कि आर की वैल्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। फॉर द नॉर्वे रैट, ठीक है, जो रैट नॉर्वे में रहती हैं उनकी आर की वैल्यू है कितना 0.015, मीन्स की बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करने के बाद इतनी ही बचा, ठीक है, किसी टाइम पे। एंड फॉर द फ्लोर बिटल इट इज द 0.12, में छोटे छोटे कीड़ों के लिए जो आर की वैल्यू है 0.12 है, ठीक है। इन 1981 द आर वैल्यू फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205, ठीक है। 1981 में 1981 में क्या हुआ कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन देखा गया ना, तो जो आर की वैल्यू थी 0.025 थी, ठीक है। फाइंड आउट व्हेन द करंट आर वैल्यू इज, फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ठीक है। अगर प्रेजेंटली आप पता करना चाहते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी तो आपको क्या पता करना पड़ेगा कि कितना बर्थ रेट है कितना डेथ रेट है, फिर आप उनमें से माइनस कर देंगे, मीन्स कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जब हम करेंगे तो हमको आर की वैल्यू करंटली पता चल जाएगी, हमको जब का देखना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द above इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और द ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जो above इक्वेशन है मीन्स कि इस इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, या फिर इस इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है कि ये क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है ज्योमेट्रिकली या फिर एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। अब हमको फिगर देखने को कह रहा कि फिगर 11.3 एंड रिजल्ट इन जे शेप कर्व व्हेन वी प्लॉट एंड इन रिलेशन विद टाइम, ठीक है। बोल रहा है कि अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे जो अभी दिया गया है तो हमको जे शेप का इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलेगा, ग्राफ देखने को मिलेगा। चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए ये वाला ग्राफ जे लग रहा है ना इस तरीके से, कैपिटल जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर बोल सकते हैं पॉपुलेशन साइज है, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया गया। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि समय के साथ कितना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन को अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, खाना रहने की जगह क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि स्पीसीज के बीच में कंपटीशन नहीं होगा रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है, ऐसा डार्विन मानते हैं। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो करेगा और बहुत बूम की तरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बूस्ट कर जाएगा, ठीक है। जब रिसोर्सेज इतना अनलिमिटेड रहेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन में कोई कंपटीशन नहीं किसी स्पीसीज में, अपने आप क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जो ये ग्राफ बन रहा है इसको हम बोलते हैं जे शेप का, हमको कर्व देखने को मिल रहा है। और फॉर्मूला क्या है, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं डी एन बाई डी टी इक्वल टू होता है बी माइनस डी इंटू एन, ठीक है। बी क्या है, बर्थ रेट है, माइनस डी क्या है, डेथ रेट है। तो ये आर की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ये ग्राफ हो गया इसका, ये एक्सपोनेंशियल का दिया गया है या फिर ज्योमेट्रिक का। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, इफ यू आर फैमिलियर विद द बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। देखिए अगर आपको बेसिक कैलकुलस मेथड आ रहा है तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बना है एन टी इक्वल टू है एन
नॉट ई द पावर आर टी। ठीक है, अब देखिए क्या है, एन टी क्या है, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी या आफ्टर टाइम टी। एन नॉट क्या है, एन नॉट को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी जीरो। ठीक है, ई क्या है, ई को बोलते हैं द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, टी क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी एन टी बराबर होगा एन नॉट ई द पावर आर टी। ठीक है, इस तरीके से होगा। एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी थी टी टाइम के बाद। एन नॉट क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, ये पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होगी जब समय जीरो था। मीन्स कोई मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ की बात की कि जब यहाँ पे टाइम जीरो था तो वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, आर की बात करते हैं तो हम जानते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज है, टी तो टाइम हो गया, ई जो ई दिख रहा है, ई क्या है, ये द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, any species growing exponentially under the unlimited resources condition can reach enormous population density in a short time। कोई species अगर exponentially grow कर रही है, geometrically grow कर रही है, मीन्स unlimited resources में grow कर रही है, जहाँ पे resources क्या है उसके लिए unlimited है, खत्म ही नहीं हो रहे, तो क्या होगी, वो अपनी जो population density है उसको बढ़ा लेगी किसी short time में। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, रेनी सीजन में बारिश का टाइम में क्या होता है, हर जगह पानी पानी पानी, गड्ढे में या फिर कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो आपको हर जगह पानी दिखेगा। तो उस टाइम क्या होगा ना, जो मॉस्किटो होते हैं उनका ब्रीडिंग टाइम चल रहा होता है, मीन्स कि वो मीटिंग करते हैं और ढेर सारे अपने लार्वा बना देते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होगा, आगे चल के वो मॉस्किटो बनते जाएंगे। तो क्या होगा कि जो उनका पानी है, हर जगह पानी, तो उनके लिए क्या है, वाटर ही रिसोर्स है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉस्किटो होते हैं ना, हम देखते हैं रेनी सीजन जैसे खत्म होता है कितना तेज रफ्तार में मॉस्किटो बढ़ जाते हैं एरिया में। क्यों, क्योंकि बारिश के टाइम पे उनको क्या होता है, रिसोर्सेज क्या थे उनके लिए, अनलिमिटेड थे। जब अनलिमिटेड थे तो उनको रिप्रोडक्शन करना था और अपनी जैसे और पॉपुलेशन को बढ़ाना था। तो इसी टाइम क्या होगा कि कम समय में ही क्या हुआ कि कम समय में ही उसने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा लिया। तो इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल सकते हैं या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। तो ये इसमें यही होता है कि जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें पॉपुलेशन तो बढ़ेगा लेकिन शॉर्ट टाइम में बढ़ेगा, कभी डोमिनेट नहीं हो सकता। आज तक कभी देखा कि मॉस्किटो डोमिनेंट है ह्यूमन पे, नहीं ना, किसी चीज़ पे नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं इनमें पॉपुलेशन डेंसिटी एक समय के लिए बहुत तेज रफ्तार से बढ़ेगी, वो भी शॉर्ट टाइम में ही हो जाएगा। मीन्स कि इनकी पॉपुलेशन इतना तेज बढ़ेगी कम समय में, लेकिन कभी ये डोमिनेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है या फिर बोल सकते हैं अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो भाई एक समय के लिए होगा, हमेशा तो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। Darwin show how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in absence of the check। डार्विन ने ये भी बताया कि कितना धीरे धीरे जो बड़े बड़े हम बोल सकते हैं मैमल्स है, जैसे एलिफेंट का उन्होंने एग्जांपल लिया है कि कितना धीरे धीरे वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, अपना वो भी ज़्यादा नंबर पे, इतना उनको टाइम लगता है। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन एंटीकॉट पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट डोमेस्टिकली हाउ फास्ट ए ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड व्हेन अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ठीक है, कि ये जो सब बातें हैं बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब समझ के बाहर है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होते होंगे, बस थोड़े टाइम के लिए। जैसे मैंने बताया रेनी सीजन में तो बारिश का जब समय है तभी जाके मॉस्किटो के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी वो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या ठंडी में बढ़ जाएगा? जब बारिश नहीं होगी, मीन्स विंटर सीजन हो गया, समर सीजन में हो गया, तो क्या उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसे ही बढ़ती रहेगी? नहीं, एक टाइम के लिए। मीन्स ये सब बातें बेकार है। बेकार का मतलब ये है कि किसी पॉपुलेशन के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं प्रेजेंट है अर्थ पे। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट है तो किसी टाइम पे प्रेजेंट है, तो जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज अगर प्रेजेंट है किसी टाइम पे, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी बहुत फास्ट होगी, शॉर्ट टाइम पे ही वो लोग अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेंगे, फिर ज्योमेट्रिकली ग्रोथ करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है दूसरा है लॉगिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, नाम से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। मीन्स लॉगिस्टिक मीन्स लॉजिकल, यहाँ पे लॉजिकल बातें की जाएगी। अब देखिए क्या होगा। No population of any species in nature has its disposal unlimited resource to permit the exponential growth। अब यहाँ पे लॉजिक बात पहली कर दी कि कोई पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन के पास नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं प्रेजेंट है कि उनको परमिट नहीं करता कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएं। ठीक है, हर डिफरेंट स्पीसीज या हर स्पीसीज के पास पॉपुलेशन में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए सब स्पीसीज क्या होती है, धीरे धीरे ग्रो करती है। दिस
लेड टू द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड स्पीसीज। इसमें क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है इंडिविजुअल के बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, किसी लिमिटेड रिसोर्स के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। डार्विन का ये है जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है, मीन्स कि ऐसे इंडिविजुअल जो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जा रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वही जाके पॉपुलेशन में रहेंगे, मीन्स उन्हीं का पॉपुलेशन ग्रो करेगा। ठीक। The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस बात को भी रियलाइज करा कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए ह्यूमन पॉपुलेशन की भी, तो वो भी बहुत तेज रफ्तार में ग्रो करेगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टेंट किया, मीन्स लिमिट कर दिया। जो ह्यूमन की रिसोर्सेज थी वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। ठीक है, नेचर में क्या हुआ, किसी भी गिवन हैबिटेट में, किसी भी हम बोल सकते हैं किसी भी स्पीसीज जहाँ रह रही है उसके गिवन हैबिटेट में क्या हो रहा है कि उसका मैक्सिमम नंबर तभी पॉसिबल होगा जब रिसोर्सेज क्या हो उसके लिए ज़्यादा हो। ठीक है, मीन्स कि अगर हम बात करें उसके ग्रोथ की, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होंगे तो कहीं ना कहीं उस स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, मीन्स उसके जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका ग्रोथ जो होगा कम होगा। ठीक है, लेट अस कॉल दिस लिमिट एज द नेचर कैरिंग कैपेसिटी के दैट स्पीसीज इन दैट हैबिटेट। अब हम जो ये लिमिट है, जो लिमिट लग गया, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचर की वजह से लिमिट लग रहा है, क्योंकि नेचर खुद ही किसी भी स्पीसीज को ज़्यादा सर्वाइव करने नहीं दे रहा, मीन्स कि ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं प्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए अब क्या बोला है कि लिमिटेड, जो नेचर में लिमिटेड है, नेचर ने खुद लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, उसी को क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी के, जो किसी भी एरिया या किसी भी हैबिटेट में जो स्पीसीज है उसके लिए यहाँ पे हम के से कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, लिमिटेड है रिसोर्स, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज सो इनिशियली ए लैग फेज following by the phase of acceleration and deceleration, finally a asymptote when the population density reaching the carrying capacity means k तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जो लॉजिकल मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ जो हो रही है, इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मीन्स किसी हैबिटेट के पास जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, खाने के लिए लिमिटेड खाना है, रहने के लिए लिमिटेड जगह है, तो उनके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो इनिशियली क्या होगा कि धीरे धीरे वो लैग फेज से एकदम धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एक टाइम के बाद वो ग्रो कर जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, घटने लगेंगे, मतलब कि कम होने लगेंगे, और फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, एक टाइम बाद क्या देखने को मिलेगा कि वो कांस्टेंट हो गए हैं, उससे ज़्यादा उनका ग्रोथ नहीं हो रहा, चाहे हम कितना रिसोर्स उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एसिम्प्टोट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ पहुँच गई है, कैरिंग कैपेसिटी मीन्स के पास पहुँच गई, जब एन किसके बराबर हो गया है, के, तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ वहीं पर रुक गया है। ठीक है, ए प्लॉट ऑफ n इन रिलेशन टू t मिस टाइम पे रिजल्ट है सिग्मॉइड कर्व। अब तक हमने देखा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमें जे शेप का कर्व दिख रहा था, इसमें हमको क्या दिखेगा कि जब हम n और t में देखेंगे, मीन्स जब हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी और या पॉपुलेशन साइज को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा, जो कर्व मिलेगा वो सिग्मॉइड होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्सलेस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप के जो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, वर्सलेस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, और इसके लिए इक्वेशन दिया गया है जैसे dn/dt = rn। यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, k - n/k। k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, इनमें से माइनस करेंगे जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी अपॉन के। ठीक है, ये इसका याद करना पड़ेगा कि मीन्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में तो बस इतना ही फॉर्मूला था, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये बढ़ गया। ठीक है, k - n/k। इस फॉर्मूले को और इस तरीके से लिख सकते, देखिए dn/dt = rn ब्रैकेट में 1 - n/k। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हम 1 हो जाएगा -n/k, इससे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए क्या कहा इसके बारे में, वेयर द एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। ठीक है, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, कि नेचुरली कैसे इंक्रीज हो रहा जब पॉपुलेशन अनलिमिटेड था। ठीक है, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, के जो कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। सिंस रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model
इज कंसीडर मोर रियलिस्टिक वन। ठीक है, अब इसको रियलिस्टिक वन क्यों माना गया, देखिए क्योंकि जो रिसोर्सेज है किसी भी स्पीसीज के लिए क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज का मतलब खाने के लिए, खाना रहने के लिए जगह क्या है, लिमिटेड है। तो किसी भी मोस्ट ऑफ द जो एनिमल पॉपुलेशन हमको देखने को मिलता है अर्थ में, उनके लिए क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से हमको जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ये हमें सही बताएगा कि मोस्ट ऑफ द जो एनिमल की स्पीसीज उसमें हमें यही ग्राफ देखने को मिलता है। मीन्स सिग्मॉइड उनमें जो ग्रोथ होता है इसी तरीके से ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल में क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब चलिए देखते हैं इनके ग्राफ के बारे में, यहाँ दिया है देखिए। एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टी क्या है, टाइम है। इस तरीके से देखिए, पहले लैग, धीरे धीरे लैग हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन मीन्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, एसिम्प्टॉइड। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है n इक्वल टू के हो गया, तभी देखिए यहाँ पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, इसका जो देखिए इक्वेशन क्या है, dn/dt इक्वल टू rn। ये जैसे देखिए इस सेम किसकी तरह है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह, मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह है। बस इसमें क्या ऐड हो गया है, k माइनस एन अपॉन के। यहाँ पे k क्या है, k है कैरिंग कैपेसिटी है, n क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर हम डिवाइड कर दे रहे माइनस करने के बाद। तो आपको इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए dn/dt इक्वल टू rn ब्रैकेट में 1 माइनस n अपॉन के कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए ये वाला जो पहला रेड वाला जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, या ज्योमेट्रिक ग्रोथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज है अनलिमिटेड है। तो शॉर्ट टाइम पे ही क्या होगी, जो स्पीसीज के लिए जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है वो क्या करेगी, अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज रफ्तार में बढ़ा देगी। तभी देखिए यहाँ पे सीधे इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है dn/dt इक्वल टू rn, r क्या है, r को बोलते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि नेचर के द्वारा जो इंट्रेंसिक रेट किस तरीके से रफ्तार में बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, और ये वाला देखिए ये इस तरीके से बढ़ रहा है, मीन्स कि पहले धीरे धीरे क्या हो रहा है, लैग, मीन्स इसके बाद क्या हो रहा है, अब बढ़ेगा, फिर घट जाएगा, फिर एक टाइम पे क्या हो जाएगा, बराबर, मीन्स इससे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ ही नहीं रही है। तो ये किस में है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, जिसको हम आइडियल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ज्यादा रियलिस्टिक वन है। ये ज्यादा करके एनिमल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि सारे एनिमल की स्पीसीज के पास क्या होता है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्हें अपने पॉपुलेशन को ग्रो करना होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, लैग होगा, धीरे धीरे होगा, फिर इसके बाद एक्सेलरेट, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर क्या होगा, कम हो जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स इससे आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं तक रह जाएगी। तो इसका जो इक्वेशन है dn/dt इक्वल टू rn k माइनस एन अपॉन के। ठीक है, ये वाला जे शेप का है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, और ये वाला जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमको सिग्मॉइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, k बराबर n हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एसिम्प्टॉइड। यहाँ पे अब पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, कि किस तरीके से लाइफ की मतलब हमें वेरिएशन देखने को मिला। अब देखिए क्या है, population evolved to maximum its reproductive fitness is also called as Darwin fitness high R value। ठीक है, in the habitat in which they live। ठीक है, पॉपुलेशन तभी मैक्सिमली ग्रोथ करेगा, मीन्स ग्रो का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन इनका ज्यादा तब होगा जब आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। आर की वैल्यू ज्यादा कब होगी, यहाँ आर का हम जानते हैं b माइनस टी, मीन्स कि जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा किससे, डेथ रेट से। ये तभी पॉसिबल है कि जब इन्वायरमेंट में, जब जिस बोल सकते हैं जिस हैबिटेट में रह रहा वो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, जब जिस इन्वायरमेंट में रह रहा उसके अंदर क्या आ गई है, अडॉप्टेशन आ गई है। तो इसको बोलते हैं डार्विन फिटनेस, या बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उस स्पीसीज ने सर्वाइव करना नेचर में सीख लिया है, जिसकी वजह से उसकी जो आर की वैल्यू वो हाई है, और उस हैबिटेट में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा और वहाँ पे रहेगा। ठीक है, under a particular set of the selection pressure organism evolved towards the most efficient reproductive strategy। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में देखा जाए कि जब सिलेक्शन प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करेगा कि उसके अंदर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपनाए। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड वंस ओनली इन लाइफ टाइम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि पूरे जीवन में जिनका उनका जो इस लाइफ स्पैन होता है बस एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल है पैसिफिक सैल्मन फिश, एक मछली है जो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। वहाँ पे एक सैल्मन फिश है जो एक बार क्या करती है, बच्चा देती है, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है ब्रीडिंग करने के बाद। बैम्बू हर किसी ने देखा होगा कि जब उसका बोल सकते हैं कि जब वो अपना पूरा फ्रूट वगैरह लग जाते हैं उसके प्लांट पे, उसके बाद क्या होता है कि वो सूखने लगता है, मीन्स उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरे लाइफ में ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि पूरे लाइफ टाइम में इनका जो भी लाइफ स्पैन है उसमें सिर्फ एक बार क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं।
जो है पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू है। वाइल द अदर ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दियर लाइफ टाइम, मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अदर और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लाइफ टाइम में बहुत बार क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा करके बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गए, ठीक है। मैमल्स में ह्यूमन भी आ जाते हैं और बहुत सारे जितने एनिमल्स है वो भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग लाइक ऑयस्टर हो गया, पेल्विक फिशेस, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे बट लार्ज नंबर में, मीन्स हम बोल सकते हैं कि हजारों में भी इतने हो सकते हैं, ठीक है। कई मीन्स छोटे छोटे ही रहेंगे उनके ऑफस्प्रिंग, छोटे छोटे और बहुत ढेर सारे होंगे। तो जैसे कौन उसके एग्जाम्पल हैं, ऑयस्टर हो गया, पेल्विक फिश हो गया, ठीक है। while the other produce a small number of a large size offspring like birds, mammal, ठीक है। और अदर की बात करते हैं कि उनमें क्या होगा, स्मॉल नंबर होगा। इस नंबर का मतलब एक हो सकता है या 2-3 हो सकते हैं, बस स्मॉल नंबर में होगा। उनके लार्ज साइज के क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग बच्चे होंगे। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का तो एक ही बार बच्चा होगा, मीन्स एक बार में जब भी डिलीवरी होगी तो एक होगा। कभी कभी हो सकता है ट्विंस हो सकते हैं या ट्रिपलेट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होंगे, एक ही बच्चा होगा। बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स क्या देते हैं, एग देते हैं, तो एग वो 2-3 दे सकते हैं एक बार में, 2 या 3 ही बच्चे होंगे उससे। तो मतलब कि यहाँ पे साइज बड़े हैं लेकिन नंबर कम है, 1 या 2 या 3 इतने ही हैं या 4 हैं, ठीक है। तो बस इतने हैं। जिनकी साइज छोटी छोटी रहेंगी उनके क्या होंगे, बच्चे ज़्यादा रहेंगे। जैसे हमने देखा ऑयस्टर और पेल्विक फिशेज में, जिनकी साइज बड़ी बड़ी हैं उनके नंबर कम है, 1 या 2 या 3, ठीक है, जैसे बर्ड्स और मैमल्स में। अब आगे चलते हैं। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस, तो आप किसको बोल सकते हैं कि कौन ज़्यादा डिजायरेबल है, कौन ज़्यादा लायक है कि वो मैक्सिमली क्या करे, अपना फिटनेस में ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है। आप बताइए। इकोलॉजिस्ट सजेस्टेड दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व इन रिलेशन टू द कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज बाय द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लाइफ, ठीक है। इकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो लाइफ हिस्ट्री है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, इसमें क्या होता है, किनका रोल होता है, एबायोटिक फैक्टर का और बायोटिक फैक्टर का, जिसकी वजह से वो जहाँ पे सर्वाइव करते हैं या लाइफ करते हैं, इसी सब चीज़ की वजह से क्या करेंगे, वो फिट रहेंगे। आप बोल सकते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। Evolution of a life history trait in a different species is currently an important area of research being conducted by ecologists, ठीक है। जो लाइफ की हिस्ट्री है, मीन्स एवोल्यूशन जो है लाइफ का जो हुआ है डिफरेंट स्पीसीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें इकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंट स्पीसीज कैसे सर्वाइव कर गए इन्वायरमेंट में, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इनको सर्वाइवल में हेल्प की, मीन्स सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। किस तरीके से पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है, ठीक है, अब उसको देखते हैं। कैन यू थिंक अबाउट एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ दैट इज इनहिबिटेड जस्ट बाय सिंगल स्पीसीज, क्या आपने अर्थ पे ऐसा देखा कि कोई सिंगल स्पीसीज सर्वाइव कर रही है, नहीं ना। अब देखें, देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इवन इनकॉन्सिडरेबल, मीन्स कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ है ना ऐसा कोई हैबिटेट है जहाँ पे सिंगल स्पीसीज रहे। मीन्स कि हम बोल सकते हैं एक हैबिटेट में डिफरेंट स्पीसीज रह सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए हम किसी लेक के पास जा रहे हैं, किसी पॉन्ड के पास जा रहे हैं, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि सेम स्पीसीज ही वहाँ रह रही है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज एक ही हैबिटेट में रह रही है। मछली दूसरी स्पीसीज है, ठीक है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स में होंगे अलग होंगे, प्लांट्स भी कुछ ग्रो कर रहेंगे, एल्गी भी कुछ उस पॉन्ड में रहेगी या उस लेक में रहेगी। तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज एक ही हैबिटेट में देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पेशीज ऑन विच इट कैन फीड, किसी भी स्पीसीज के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि किसी दूसरे स्पीसीज को क्या करे, खाए, उसके लिए क्या हो, प्रे हो दूसरे स्पीसीज, ठीक है। इवन अ प्लांट स्पीसीज, हम प्लांट स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, विच मेक्स इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। हम प्लांट्स के बारे में जो इतनी बातें करते हैं कि प्लांट खाना खुद बनाता है, लेकिन वो भी बिना किसी और के सर्वाइव नहीं कर सकता। अब देखिए वो कौन है जिसके बिना प्लांट भी अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाता। देखिए, इट नीड अ सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। उसको क्या चाहिए, प्लांट तो खाना बना रहा है लेकिन प्लांट भी माइक्रोब्स, ऐसे छोटे छोटे बोल सकते हैं माइक्रोब्स, जैसे हो गया प्लांट में क्या चाहिए, फंजाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब क्या करती हैं कि जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, ये क्या करती हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है इनको ब्रेक करती इनऑर्गेनिक मैटर में, इनकी वजह से। दूसरा फिक्सेशन भी, जैसे हम बात करें लैग्नस प्लांट की, जो दाल वाली प्लांट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गई, फंजाई भी हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है नॉर्मली। तो क्या करती हैं कि फिक्सेशन करती है नाइट्रोजन का। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट भी अकेले खुद ही खाना बना रहा है, लेकिन खुद सर्वाइव अकेले नहीं कर सकता, किनके बिना, जो सॉइल में माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनके बिना, ठीक है। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एनिमल एजेंट, और कैसे प्लांट मैनेज करेगा जब पॉलिनेटर उसके क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मीन्स कि उसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, उसके आगे का बोल सकते हैं फ्रूट सीड कैसे बनेगा जब पॉलिनेटर ना रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। It is obvious that in nature, animal, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various way to form a biological community, ठीक है। नेचर में ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्लांट है या फिर एनिमल है या फिर माइक्रोब्स, ये तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ना अकेले रह सकते, ये तीनों एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी की, मीन्स डिफरेंट टाइप की स्पीसीज एक ही हैबिटेट में रहने से बोलते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ प्लांट होगा वहाँ पे कुछ एनिमल भी होंगे, कहीं ना कहीं प्लांट्स को खाएंगे, प्रेडिटर इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसके प्रेडिटर एनिमल हो सकते हैं, ठीक है, ये उनके लिए प्रे होगा। माइक्रोब्स वहाँ प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर उनको ब्रेक करेंगे इनऑर्गेनिक में, सॉइल में मिक्स करेंगे ताकि जो प्लांट्स के रूट है उन्हें एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे किसी हैबिटेट में। अब आगे देखिए, इवन इन द मिनिमल कम्युनिटी मेनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट ऑल्दो दे मे नॉट बी रेडली अपेरेंट, ठीक है, कि जो मिनिमल कम्युनिटी है उनमें बहुत सारी इंटरेक्टिव लिंकेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमें एविडेंटली नहीं पता होते हैं। जैसे देखिए इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है इसमें, कि डिफरेंट स्पीसीज किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, कि यहाँ पे एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। इंटर का मतलब याद रखिएगा कि दो डिफरेंट की बात की गई है। दे कुड बी बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब फायदा हो रहा है, डिटरमेंटल का मतलब हानि हो रहा है या फिर नुकसान बोल सकते हैं, और न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, नाइदर हार्म नॉट बेनिफिट टू द स्पीसीज और बोथ, या एक स्पीसीज को फायदा हो सकता है एक को नुकसान हो सकता है, या दोनों को फायदा हो सकता है दोनों को नुकसान हो सकता है, या एक को फायदा हो रहा है एक को कुछ नहीं हो रहा है, एक को नुकसान हो लेकिन एक स्पीसीज को कुछ नहीं हो रहा, कुछ का मतलब ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, न्यूट्रल है वो। असाइनिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, अगर पॉजिटिव साइन इसका मतलब इस स्पीसीज को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। निगेटिव साइन फॉर डेट्रीमेंटल, कि इसको नुकसान हो रहा है, निगेटिव साइन का मतलब। और जब दिखेगा जीरो फॉर द न्यूट्रल इंटरेक्शन, मीन्स कि ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, उसको हम क्या करेंगे, नील, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, या बोल सकते हैं इंट्रैक्शन में। हम अब आगे देखते हैं किस तरीके से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इंट्रैक्शन कर रहे हैं या उनका रिलेशनशिप देखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन का किस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा है, किस स्पीसीज ए है स्पीसीज बी है, और नेम ऑफ इंट्रैक्शन की किस तरीके से इंट्रैक्शन होगा। अगर दोनों स्पीसीज को क्या होगा, फायदा होगा तो म्यूचुअलिज्म होगा, ठीक है। दोनों स्पीसीज को क्या होगा, घाटा होगा, नुकसान होगा तो उसमें कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, इसे बोलते हैं प्रेडेशन, मीन्स कि जो प्रेडेटर होगा उसको फायदा होगा, शिकारी को फायदा होगा, शिकार तो उसके पेट में जाएगा, मीन्स कि उसके लिए प्रे बन जाएगा, ठीक है। पैरासाइट की बात करते हैं, मिस पैराटिज्म में यहाँ पे जो पैरासाइट होगा उसको फायदा होगा, लेकिन जो होस्ट की बॉडी जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा, पैरासाइट जहाँ पे रह रहा है उसको नुकसान होगा, ठीक है। कम्युनिज्म में देखते हैं कि एक स्पीसीज को फायदा होगा एक को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। एमिलिज्म में देखते हैं कि एक को क्या होगा, एक स्पीसीज को घाटा होगा दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बोथ दी स्पीसीज बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म, हम म्यूचुअलिज्म में ये देखें कि दोनों ही स्पीसीज को क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है। वे बोथ लूज, मीन लूज का मतलब दोनों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किसमें, कंपटीशन में, इन द इंटरेक्शन विच ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है दोनों को फायदा होगा तो म्यूचुअलिज्म होगा, दोनों को नुकसान अगर होगा तो कंपटीशन होगा। इन बोथ पैरासाइट एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट, अगर हम पैराटिज्म की बात करते हैं या प्रेडेशन की बात करते हैं कि स्पीसीज को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, फायदा देखिए किसको होगा, अगर पैराटिज्म की बात करते हैं तो जो पैरासाइट है उसको फायदा होगा, अगर प्रेडेशन की बात करते हैं जो प्रेडेटर होगा शिकारी होगा उसको फायदा होगा। एंड द इंटरेक्शन ऑफ द
डेट्रीमेंटल ऑफ द अदर स्पीसीज, जो जिनको नुकसान होगा। अब उन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, अगर पैरासिज्म की बात करेंगे, होस्ट की बॉडी पे जहाँ पैरासाइट रहेगा उसको नुकसान होगा, होस्ट की बॉडी को। प्रीडेशन में देखेंगे कि जो प्रीडेटर होगा अपने प्रे को खा जाएगा, ठीक है, तो जो प्रे की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, तो उनके लिए क्या होगा, डेट्रीमेंटल होगा, मीन्स नुकसान होगा यहाँ पे। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड अनदर इज नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म, उसे बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होगा कि एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को ना ही फायदा होगा ना नुकसान होगा, वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अम्यूनिज्म ऑन अदर हैंड वन स्पीसीज इज हार्म वेयर एज द अदर इज अनइफेक्टेड, ठीक है। अम्यूनिज्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो, मीन्स वो न्यूट्रल है। अब आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रीडेशन, पैराटिज्म एंड कम्युनिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंटरेक्टिंग द स्पीसीज क्लोजली, यहाँ पे लाइफ करेंगे एक साथ, मतलब कि जो प्रीडेशन होगा, पैरेटिज्म होगा, कम्युनिज्म होगा, मीन्स इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, मीन्स एक स्पीसीज को फायदा एक को घाटा। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मीन्स एक स्पीसीज को फायदा एक घाटा। कम्युनिज्म में क्या देखने को मिलेगा, एक को फायदा होगा लेकिन एक को कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये जो इस टाइप के जो इंटरेक्शन होंगे, इनमें जो दोनों स्पीसीज जो होंगी एक पास साथ साथ रहेंगी, बोल सकते हैं बहुत आस पास रहेंगी, बहुत दूर नहीं रहेंगी, तो ये जहाँ पे भी रहेंगी ये क्लोजली लाइफ करेंगी, ठीक है। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। प्रीडेशन, अब प्रीडेशन में क्या देखते हैं, what would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant। क्या होगा कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स है जो खाना बना रहे हैं, मीन्स प्लांट हो सकता है, इनमें कुछ जैसे हम बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया होगा जो खुद से खाना बनाते हैं, यूक्लिना है खुद से खाना बनाते हैं कभी कभी, यूक्लिना का तो मीन्स हम बोल सकते हैं मिक्सोट्रॉफिक है, मीन्स कि जब सनलाइट प्रेजेंट होगा खुद खाना बनाएगा, जब नहीं होगा तो वो किस तरीके का काम करेगा, हेटरोट्रॉपिक की तरह। तो बोल रहा है कि अगर जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना बना के स्टोर करते रहें और कोई ऐसा एनिमल ही ना हो जो उनका खाना ना खाए, मीन्स कि उनको फीड ना करे, तब क्या होगा। You can think of the predation as a nature, a way of transferring the high trophic level, the energy fixed by plant। जो प्रेडेशन होते हैं वो क्या करते हैं, हाई ट्रॉपिक लेवल, हमने पढ़ा था ना कि नीचे कौन होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, उसके ऊपर कौन होंगे, उसके ऊपर होंगे हम बोल सकते हैं कंज्यूमर होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, फिर उनके जो ऊपर कुछ और होंगे जो कार्निवोर्स होंगे, ठीक है। तो जो ये क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं जो प्रेडेटर होते हैं वो हाई ट्रॉपिक लेवल में क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे दिया गया है व्हेन वी थिंक, जब हम सोचते हैं ये प्रेडेटर एंड द प्रे, मोस्ट probably it is a tiger and deer that rarely come in our mind, but sparrow eating any seed is no less than predator। जब हम प्रेडेटर और प्रे के बारे में बात करते हैं हमारे मन में तुरंत आता है कि एक टाइगर होगा जो प्रेडेटर है और एक डियर होगा क्या उसके प्रे है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पैरो भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रेडेटर है जो प्लांट के सीड्स को खा रहा है, प्लांट के फ्रूट्स को भी खा रहा है, तो क्या है वो भी प्रेडेटर से कम नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Although animal eating plant are categorized separately as herbivores that are in a broad ecological context not very different from predator, ठीक है। जैसे एनिमल जो प्लांट्स को खा रहे हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, इनको भी हम कहीं प्रेडेटर से कम नहीं समझते, इनको भी एक अलग ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में रखा गया, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ये प्रेडेटर ही होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Beside acting as the conduct for the energy transfer across the trophic level, the predator play important role, ठीक है। जो प्रेडेटर होते हैं एक बोल सकते हैं एक एनर्जी का फ्लो कराते हैं, मीन्स कि यहाँ पे मान लीजिए प्रोड्यूसर है जो खाना बना रहा है, प्लांट है, ऊपर कौन होंगे, हर्बीवोर्स होंगे कंज्यूमर, उसके ऊपर क्या होंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। तो प्रेडेटर, ये भी प्रेडेटर होगा, प्लांट के सीड खा रहे हैं, प्लांट के फ्रूट खा रहे हैं। ये कार्निवोर जो होंगे ये भी क्या होंगे, प्रेडेटर होंगे, इनको खाएंगे। कहीं ना कहीं जो प्रेडेटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये एनर्जी का फ्लो कराते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये एक काम और भी करते हैं कि जो प्रे की पॉपुलेशन होती है उनको भी कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रे की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बट फॉर द प्रेडेटर द प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉजेज द इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी, ठीक है। प्रेडेटर के लिए अगर जो प्रे की स्पीसीज क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, मीन्स प्रे की स्पीसीज बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में हमको क्या देखने को मिलेगी, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखिए। When certain exotic species are introduced in a geographical area, they become invasive and start spreading fast because of the invaded land does not have any its natural predator,
ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि अगर बाहर से कोई एलियन स्पीसीज को लाएं और उसको स्प्रेड कर दें एक ज्योग्राफिकल एरिया में, अगर उसका प्रेडेटर प्रेजेंट ही नहीं है नेचर में, तो क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करता हुआ चले जाएगा। मीन्स कि उसकी स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है और इतनी बढ़ती हुई जाएगी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब इसके लिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू द ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920s कॉज द हेलोइक बाई स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियन ऑफ द हेक्टर ऑफ द रेंज लैंड, ठीक है। क्या हुआ था, 1920s की टाइम था, अर्ली 1920s में क्या हुआ कि एक कैक्टस था, प्रिकली कैक्टस, ये वाला कैक्टस था जो इस तरीके से था। इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। ये इतना अपने आप को ग्रो करते गए कि ये कई हेक्टर तक, कई मिलियन हेक्टर तक इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ, फाइनली सब इससे परेशान हो गए। अब ढूंढा गया, देखिए क्या, फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ओनली ऑफ द कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर ए माउथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। अब इससे छुटकारा पाना था, जो कैक्टस था इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, इतनी मिलियन की रफ्तार में बढ़ रहा था कि हमको इससे छुटकारा पाना था। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसका जो प्रेडेटर है, इसका जो शिकारी है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया कि एक मौत होते हैं, मीन्स ये कीड़े होते हैं, ऐसे इंसेक्ट होते हैं, या बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करेंगे, कैक्टस को खाएंगे। कैक्टस को जब खाएंगे तो उनका जो प्रोडक्शन होगा, मीन्स बोल सकते हो जो उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो इनके नेचुरल हैबिटेट में इनको इंट्रोड्यूस करा दिया गया उस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, ताकि जो ये कैक्टस है इससे छुटकारा पाया जा सके। अगर इतना इतना हेक्टर में हमको ये कैक्टस देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जब प्रेडेटर नेचुरली नहीं प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने क्या किया, बाहर से जो कैक्टस को खाने वाले प्रेडेटर होते हैं जैसे माउथ, उसको इंट्रोड्यूस कराया ताकि उसको, उसके जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है कैक्टस का, उसको कंट्रोल करके रखें, ठीक है। Biological control method adopted in agriculture pest control were based on the ability of the predator to regulate the prey population, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि बायो कंट्रोल मीन्स अब बायोलॉजिकली हम कंट्रोल कर रहे हैं, किसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो प्रे इतना तेज बढ़ रहा है, मीन्स हम उसके प्रेडेटर को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में जो पेस्ट है, जो ऐसे कीड़े हैं जो क्या करते हैं, क्रॉप को खराब करते हैं, उसके अगेंस्ट हम क्या लाते हैं, उसकी प्रेडिटर लाते हैं, शिकारी लाते हैं, ताकि क्या करें, उसको खत्म करें, ठीक है। उनके प्रेडिटर क्या करें, प्रे की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके रखें। मीन जो पेस्ट लग रहे हैं, जो मान लीजिए कोई क्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से परेशान हो गए, तो हम क्या करना चाहते हैं, इस पेस्ट का प्रेडिटर लाना चाहते हैं कि इसको ही क्या करें, कंट्रोल करें, इसको भी खाना स्टार्ट करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग द कॉम्पिटेटिंग प्रे स्पीसीज, ठीक है। प्रेडेटर इसके अलावा और काम क्या करते हैं कि ये जो स्पीसीज है, प्रे की स्पीसीज है, इनके बीच में क्या होगा, रिसोर्सेज के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो प्रे क्या करते हैं कि जो कंपटीशन उसको कम करते हैं। कैसे करते हैं, अपने प्रे को खाना स्टार्ट करते हैं। तो जब कम प्रे रहेंगे तो उनका जो कंपटीशन होगा किसी भी रिसोर्सेज के लिए, वो क्या होगा, कम होगा, उनमें कंपटीशन कम होगा। तो प्रेडिटर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उसमें जो कंपटीशन है उसको कम करते हैं। अब एक एग्जांपल है, इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पाइस्टर इज ए इंपॉर्टेंट प्रेडिटर, ठीक है। एक जगह है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे जिसका नाम है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी। इनमें देखा गया कि जो स्टारफिश है जिसका नाम है पाइस्टर, ये क्या है, प्रेडिटर है। प्रेडिटर का मतलब शिकारी है, ठीक है। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट बाहर देखा गया, निकाला गया, उसमें एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, व्हेन ऑल दी स्टारफिश वेयर रिमूव्ड फ्रॉम इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या हुआ कि मान लीजिए ये एरिया है, मान लीजिए ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, इनमें क्या है, एक ऐसी स्टारफिश मछली पाई जाती है जो क्या करती है, ये प्रेडेटर की तरह काम करती है, मीन्स ये शिकारी है, ठीक है। किसकी शिकारी होंगी, जो इन्वर्टिब्रेट्स इसमें प्रेजेंट होंगे उनको मार के खा लेती होंगी। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इनको पूरा हटा दिया गया, जितनी भी स्टारफिश थे पाइस्टर उनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, वहां से, उस कोस्ट से, पैसिफिक कोस्ट से। देखा गया कि एक साल के अंदर में ही 10 स्पीसीज, 10 स्पीसीज से ज़्यादा किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की, एक स्पीसीज नहीं 10 स्पीसीज से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स की क्या हो गई, खत्म हो गई अपने आप। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि जब प्रेडेटर था नहीं तो जो प्रे होंगे अपने आप को ग्रो करेंगे, जब ग्रो करेंगे तो यहाँ पे रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होंगे, उनमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, मीन्स डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या होगा, रिसोर्सेज के लिए मीन्स कॉम्पिटिशन होगा। जब हमने प्रेडेटर हटा दिया तो प्रे का पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रो करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दूसरे स्पीसीज के साथ
रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से देखने को मिला कि 1 साल के अंदर ही मोर देन 10 स्पीसीज, 10 से ज़्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की विलुप्त हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ ए प्रेडेटर इज टू इफिशियंट एंड ओवर एक्सप्लोटेड इट्स प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द लैक ऑफ फूड। अगर ऐसा होगा कि प्रेडेटर अगर अपने शिकारी अपना पूरा शिकार खत्म कर दे, अपने प्रे को पूरा खा जाए, जिसकी वजह से जो प्रे की स्पीसीज है विलुप्त हो गई, तो क्या लग रहा है प्रेडेटर जिंदा रहेगा? नहीं, प्रेडेटर भी क्या होगा, भूख की वजह से उसको प्रे नहीं मिलेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, दिस इज द रीजन, यही कारण है कि वाई प्रेडेटर इन द नेचर ऑफ प्रूडेंट, इसीलिए कि यही कारण है कि जो प्रेडेटर हैं अपने प्रे को खत्म नहीं करते। इसलिए खत्म नहीं करते, कहीं ना कहीं अगर प्रे की स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो प्रेडेटर को भी दिक्कत होगी खाने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से कहा गया है कि जो प्रेडेटर होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, मतलब कि दयालु होते हैं, उनको दया आ जाती है अपने प्रे के ऊपर। ठीक है, प्रे स्पीसीज हैव इन्वॉल्व वेरियस डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रेडेटर। ठीक है, प्रे की कुछ स्पीसीज जो हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉक, कुछ स्पीसीज इंसेक्ट्स की हैं, फ्रॉक की हैं, आर क्रिप्टिकली कलर्ड मिस कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय प्रेडेटर। ये क्या करती, कुछ स्पीसीज इंसेक्ट और फ्रॉक की क्या करती है, जो उनके बैकग्राउंड का जो कलर होगा, जहाँ पे भी वो प्रेजेंट है, मान लीजिए ट्री पे प्रेजेंट है या फिर कहीं पे भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस बैकग्राउंड के कलर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का कलर क्या करती है, सेम कर लेती है, उसे बोलते हैं कैमोफ्लेज, जिसकी वजह से उनका प्रेडेटर उनको डिटेक्ट ना कर पाए और उन्हें खाए ना। ठीक है, सम आर द पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर, कुछ क्या होती हैं, बहुत जहरीली होती हैं, क्या, प्रे की स्पीसीज, जिसकी वजह से प्रेडेटर उनको खाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल है, द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू द प्रेडेटर बर्ड बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। ठीक है, मोनार्च बटरफ्लाई है जिनको कौन इनके लिए प्रेडेटर है, बर्ड्स है। बर्ड क्या करती है, इनको खाने की कोशिश करती है, लेकिन इनका स्वाद इतना खराब होता है जिसकी वजह से बर्ड नहीं खाती। अब ये स्वाद क्यों खराब होता है, क्योंकि इन बटरफ्लाई में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं उनके बॉडी में जो क्या करते हैं, डिसटेस्टफुल होते हैं, इनको जो खाएगा उसका टेस्ट बट खराब हो जाएगा, मीन्स कि बहुत ज़्यादा बेकार होंगी। ठीक है, आगे देखिए क्यों ऐसा होगा। इंटरेस्टली द बटरफ्लाई एक्वायर्ड दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस बीट। ठीक है, ये उसके जेनेटिक में नहीं है, जो केमिकल इसके बॉडी में प्रेजेंट है जो इसको डिसटेस्टफुल बना रहा है, मीन्स कि स्वाद विहीन बना रहा है, ये इसके जीन में नहीं है। ये जब कैटरपिलर स्टेज में थी, जहाँ पे जिस प्लांट्स को वो क्या कर रही थी, जिस बीड्स को वो खा रही थी, वो जहरीले थे, जिसकी वजह से जो उनके केमिकल्स थे इनकी बॉडी में रह गए। जब कैटरपिलर धीरे धीरे क्या होगा, बटरफ्लाई बनेगा, तो इनमें ये केमिकल पाए जाएंगे, जिसकी वजह से इनके प्रेडेटर जब भी इनको खाने की कोशिश करेंगे, इनका स्वाद खराब लगेगा, फिर इनको खाना पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये जो बटरफ्लाई है ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर प्लांट हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर। ठीक है, प्लांट्स के लिए भी कोई शिकारी तो होगा, वो हर्बीवोर्स है, जो सिर्फ घास खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, घास खाते हैं, तो प्लांट्स के भी क्या है, प्रेडेटर है। ठीक है, नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफैगस फीडिंग ऑन द प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लगभग 25% जितने भी इंसेक्ट की स्पीसीज है वो क्या करती हैं, प्लांट्स को फीड करती हैं, प्लांट्स के लीफ को खाएंगी, प्लांट्स के जितने भी पार्ट है उनको खाएंगी, तो इसे बोलते हैं फाइटोफैगस। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट्स को खा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, जो प्लांट है उनके लिए भी इंसेक्ट क्या है, प्रेडेटर की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, आगे देखिए। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर द प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दियर प्रेडेटर। ठीक है, प्रॉब्लम ये है सीवियर कि प्लांट्स के पास ये प्रॉब्लम है कि जैसे एनिमल है ना, वो क्या करते हैं, अपने प्रेडेटर से भाग जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई लायन आ रहा है या टाइगर आ रहा है डियर के पास, तो डियर क्या करेगा, भाग जाएगा, भागने की कोशिश करेगा कि कहीं उसका प्रेडेटर उसे खा ना जाए। लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते, जो प्लांट्स को फीड करेगा वो तो फीड ही करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए। Plant therefore have involved an staining variety of the morphological and chemical defense against the herbivores। तो प्लांट ने भी सोचा कि हम अपने जो प्रेडेटर है उससे किस तरीके से बचे, तो उसने कुछ अपने मॉर्फोलॉजी, अपने जो बाहर के स्ट्रक्चर उसमें चेंज करने की कोशिश की है, ताकि वो जो हर्बीवोर्स है उनसे क्या करे, डिफेंस उसको मिले, ताकि उसे कोई खाए ना। और कुछ ऐसे भी केमिकल सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिए जिसकी वजह से जो इसके प्रेडेटर खाएंगे वो बीमार हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो अब देखिए क्या है,
जैसे एग्जाम्पल है थ्रोन्स, अकेशिया एंड कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकली मीन्स ऑफ द डिफेंस। ठीक है, जो थ्रोन्स मतलब कांटे, जो कांटे हैं वो किसमें पाए जाते हैं, अकेशिया में और कैक्टस में। इसलिए पाए जाते हैं, पहला रीजन ये है कि उनके जो प्रेडेटर हैं उनसे उनको क्या मिले, डिफेंस मिले, उनको बचाव मिले। ठीक है, दूसरा ये है कि वाटर कंजर्वेशन हो। ठीक है, तो इनका दो फायदा हो गया कि पहला ये होगा कि जो उनके प्रेडेटर होंगे उनसे क्या होंगे, ये जो प्लांट की स्पीसीज है इनको क्या बोल सकते हैं, डिफेंस मिले, और दूसरा हो जाए कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो रहा है, मीन्स बाहर के स्ट्रक्चर में हो रहा है। अब देखिए, मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर द केमिकल दैट मेक द हर्बिवोर सिक एंड व्हेन दे आर ईटन इनहिबिटिंग द फीडिंग और द डाइजेशन इन डिस्ट्रिप्ट लियर द रिप्रोडक्शन और इवन किलिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर से ऐसे केमिकल स्टोर के उसको निकालते हैं। जब कोई हर्बिवोर्स आके उन्हें खा लेता है तो ये जो केमिकल उसके बॉडी में जाएगा, जब हर्बिवोर्स के, वो बीमार हो जाएगा। क्या पता उसका जो फीडिंग, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाए, क्या पता उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम खराब हो जाए, वो रिप्रोडक्शन ही आगे ना कर पाए, या लास्ट में क्या हो, उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आगे देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन अबेंडेंट फील्ड। आपने मदार का पेड़ देखा होगा कि बहुत ज़्यादा किसी फील्ड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। क्यों करती है, क्योंकि इनके प्रेडेटर क्या होते हैं, रहते ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई हर्बिवोर्स इन्हें खाने की कोशिश करेगा तो इनमें से भी क्या केमिकल निकलता है, जिसकी वजह से वो हर्बिवोर्स बीमार हो जाएगा या फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेस एंड दैट इज वाई यू नेवर सी एनी कैटल और द गोट ब्राउजिंग ऑन दैट प्लांट। ठीक है, ये जो प्लांट है कैलोट्रोपिस मदार का प्लांट, इनमें से क्या होता है, कुछ केमिकल निकलते हैं। उस केमिकल का नाम है कार्डिक ग्लाइकोसाइडेस, जिसकी वजह से कोई कैटल या कोई भी जानवर जो ब्राउजिंग करता हो, जो चारा मतलब जो प्लांट्स को फीड करता हो, या फिर किसी गोट को आप नहीं देखे होंगे कि इनको खाते होंगे कैलोट्रोपिस को, अगर ये खाएंगे तो ये केमिकल उनके बॉडी में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएंगे। बीमार होने का मतलब उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम खराब हो सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए, a wide variety of chemical substance that we extract from the plant on commercial scale like nicotine, caffeine, quinine, strychnine, cyanine, opium, etc. are produced by them actually as a defense against the grazer and the ब्राउजर। ठीक है, क्या होता है कि जो हम लोग कॉमर्शली, जो बाहर मार्केट में हम जो कॉफ़ी बनाते हैं, मीन्स कैफीन बेच रहे हैं, निकोटीन बेच रहे हैं, क्विनिन बेच रहे हैं, या फिर स्ट्राइसाइनिन बेच रहे हैं, ओपियम बेच रहे हैं, क्यों, हम पैसा कमाने के लिए बेच रहे हैं। लेकिन जो प्लांट ये सब निकाल रहा है, मीन्स ये सब केमिकल जो बना रहा है अपनी बॉडी में, इसलिए बना रहा है ताकि जो उनके ग्रेजर हो या फिर उनके ब्राउजर हो, उनके अगेंस्ट क्या मिल सके, इन्हें डिफेंस मिल सके, इसलिए कर रहा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कंपटीशन वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से समझाएंगे क्योंकि कंपटीशन वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना पड़ेगा। फिर है पैरेटिज्म, इसके अलावा दो और बच्चे होंगे, दो में कॉम्युनिज्म होगा और म्यूचुअलिज्म होगा। एमुलिज्म नहीं दिया, लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी और समरी पे ही खत्म कर देंगे। ठीक है, आज अगर किसी भी लाइन या किसी भी पॉइंट में आपको अगर डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ जितना हो सके और विथ डायग्राम। तो अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपनी एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहां पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।